आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है कि पार्ट्स ऑफ ए स्पीच को हम लोग 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला रूट वर्ड, जिसमें नाउन, प्रोनाउन और वर्ब आता है। दूसरा होता है मॉडिफायर या क्लासिफायर, जिसमें हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कनेक्टर, जिसमें प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस होते हैं। और लास्ट नंबर पर आता है इंटरजेक्शन, जिसे हम लोग एक्सप्रेशन के रूप में रखते हैं। ठीक है। रूट वर्ड्स जिनकी सहायता से हम लोग सेंटेंस क्रिएट कर पाते हैं। मॉडिफायर्स जो सेंटेंस में यूज्ड किसी पर्टिकुलर वर्ड को मॉडिफाई करता है या उसका क्लासिफिकेशन करता है। और कनेक्टर्स जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ड्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वो वर्ड किसकी सहायता से कनेक्ट होता है, या अगर हम एक क्लॉज, एक सेंटेंस, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं तो वो किसकी सहायता से कनेक्ट होते हैं, उसके लिए हम लोग कनेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रीपोजिशन उन 2 कनेक्टर्स में से एक है। एक कनेक्टर होता है प्रीपोजिशन और दूसरा कनेक्टर होता है कंजंक्शन। ठीक है। तो आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रीपोजिशन के डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। प्रीपोजिशन एक्चुअली में होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रीपोजिशन प्री प्लस पोजिशन। ठीक है। नॉर्मली इसका यूज हम लोग किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं। ऐसे हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में और भी चीज़ें देखेंगे कि क्या प्रीपोजिशन जो वर्ड होता है वो हमेशा प्रीपोजिशन की तरह ही वर्क करता है या कुछ और भी वर्क करता है, उसके बारे में भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ध्यान से समझिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी एक प्रीपोजिशन वो शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं। किसके पहले करते हैं? नाउन या प्रोनाउन के। ठीक है। टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट। जिस पर्सन या जिस थिंग को, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले किसी प्रीपोजिशन को लिखा जाएगा, वो नाउन या प्रोनाउन आइदर एक पर्सन को डिनोट कर रहा होगा या थिंग को डिनोट कर रहा होगा। हमारे नाउन्स किसको डिनोट करते हैं? या तो किसी पर्सन को या थिंग्स को। नॉर्मली पर्सन, थिंग। नाउन की परिभाषा क्या होती है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। तो नॉर्मली एक प्रीपोजिशन किसी पर्सन या किसी थिंग को क्या करता है? डिनोट करता है, और उसके पहले ही लिखा जाता है। और उसके बाद वो बताता क्या है? द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। यानी किसी शब्द को जब हम प्रीपोजिशन की सहायता से सेंटेंस में कनेक्ट करते हैं तो वो शब्द दूसरे किसी शब्द से किस प्रकार से रिलेट कर रहा है। एक शब्द, जैसे मान लीजिए द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, तो हमने ऑन का प्रयोग टेबल के पहले किया। इसका मतलब यह है कि हम टेबल शब्द को सेंटेंस से कनेक्ट कर रहे हैं और ऑन के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि इसका उस बुक के साथ क्या रिलेशन है। वो बुक जो है वो इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक। द कैट इज अंडर द टेबल, तो अंडर द टेबल में अंडर की सहायता से टेबल शब्द को सेंटेंस में कनेक्ट किया गया, और इसका रिलेशन उस रैट के साथ या उस कैट के साथ क्या है कि वो कैट जो है वो इसके नीचे है। ठीक। द रूफ इज एबव माई हेड, ये जो छत है वो मेरे सर के ऊपर है, तो एबव माई हेड, तो मेरा हेड एबव की सहायता से सेंटेंस में क्या हुआ? कनेक्ट हुआ। और रूफ से मेरा क्या रिलेशन है? ठीक है। हिज हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो माई हाउस शब्द जो है वो इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन से क्या हुआ? कनेक्ट हुआ। और उसके घर से मेरे घर का क्या कनेक्शन है? तो जब भी हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो किसी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन को हम लोग किसी दूसरे शब्द से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। अब ऐसे समझिए, जैसे दे आर प्लेइंग विथ मी, वे लोग मेरे साथ खेल रहे हैं, तो विथ मी, मेरे और उनके बीच में क्या कनेक्शन है? वे और मैं एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया डेफिनेशन। जैसे कि हम लोग नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन आदमी का नाम, चीज़ों का नाम, जानवरों का नाम होता है। प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब होते हैं। एडजेक्टिव्स गुड, बैड, स्मॉल, स्क्वायर, परफेक्ट, ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। एडवर्ब्स ब्यूटीफुली, कॉन्स्टेंटली, यूजुअली, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं?
एडवर्ब्स होते हैं, और उसी तरीके से प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस भी तो कोई शब्द होंगे। तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि ये शब्द नॉर्मली प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं। एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि इंग्लिश सेंटेंस में जब तक कोई वर्ड यूज ना किया गया हो तब तक उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड नहीं किया जाता है। एक ही शब्द अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो सकता है, ठीक है। हाँ, जूनियर लेवल पर हमें यह सिखाया जाता है कि हम लोग राम है तो नाउन होगा, प्ले है तो वर्ब होगा, गुड है तो एडजेक्टिव होगा, वेरी है तो एडवर्ब होगा, ठीक है, इन है तो प्रीपोजिशन होगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ते तो आपको पता चलता है कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि लिखा हुआ शब्द जिस रूप में हम पहले से जानते हैं हमेशा वही काम करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ कॉमन तो होता है ना कि हाँ ये ज़्यादातर प्रीपोजिशन ही होता है। अब ही एक क्या है, प्रोनाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन मैं ही और आई को चाहूँ तो नाउन की तरह भी यूज कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा क्रिकेट एक नाउन है, प्लेयर एक नाउन है, लेकिन मैं चाहूँ तो क्रिकेट शब्द का इस्तेमाल प्लेयर के साथ जोड़कर एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकता हूँ। क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, प्लेयर नाउन हो गया, क्रिकेट और फुटबॉल एडजेक्टिव बन गए। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं हमें ये पता चलता है कि एक ही सेंटेंस में एक ही शब्द अलग अलग काम कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो दिखने में प्रीपोजिशन, लेकिन कॉमनली यूज्ड। तो आपको मैं कॉमनली यूज्ड वो वर्ड्स दिखाऊंगा जो नॉर्मली क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का काम करते हैं। इतने ही नहीं है, ये और भी हैं, लेकिन हम लोग पहले ऐसे देखिए। एक पहला वर्ड है इन, जिसका नॉर्मली हम लोग प्लेस और टाइम बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं मे के अर्थ में। वी आर इन द रूम, या आई टीच इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग। उसी तरीके से इनटू, ऑन, ऑन टू, एट, टू, विथ, विदाउट, ऑफ, बाई, अबाउट, ठीक है। बिटवीन, अमंग, अंडर, ओवर, बिलो, अबव, नियर, बिहाइंड, आफ्टर, बिफोर, फॉर, अप, डाउन, सिंस, फ्रॉम, ड्यूरिंग, टुवर्ड्स, टिल, अनटिल, अगेंस्ट, etc। ये कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशंस हैं, यानी इन शब्दों का हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि वर्ड्स यूज के आधार पर ये डिसाइड किए जाते हैं कि वो प्रीपोजिशन है या कुछ और है, या कोई भी शब्द, ठीक है। चलिए, चलिए कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए इन का। इन जिसका अर्थ होता है में, क्या ये हमेशा प्रीपोजिशन का काम करेगा? जरूरी नहीं है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही केम इन द रूम, चाहे इसको चेंज कर दे क्योंकि यहां इनटू का कॉन्सेप्ट आ सकता है, ठीक है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी आर इन द रूम, वी आर इन द रूम। प्रीपोजिशन का मतलब हुआ, देखिए ये शब्द ही अपना डेफिनेशन बता रहा है। प्रीपोजिशन शब्द खुद अपना डेफिनेशन बता रहा है, प्री प्लस पोजिशन। अब जरा गौर करिए, ये जो शब्द है ये इसके पहले आया हुआ है कि नहीं? अगर इसके बाद कुछ नहीं आएगा तब ये प्रीपोजिशन कहलाएगा कैसे? ये अपने डेफिनेशन को खुद ही काट देगा। अब देखिए एक और एग्जांपल, कम इन, यहां पे भी इन है, लेकिन क्या इस इन के बाद कुछ लिखा हुआ है जिससे कि मैं कह सकूं ये उसके पहले है? नहीं है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। अब आपको एक चीज समझना है, वी आर इन द रूम, हम लोग कहां हैं? कमरे में हैं। कहां हैं हम लोग? कमरे में हैं। यानी कि ये जो इन है वो इस कमरे वाले मतलब रूम शब्द को इससे कनेक्ट कर रहा है और ये बता रहा है कि हम लोग कहां पे हैं, प्लेस। यानी ये यहां से लेके यहां तक जो शब्द है ये हमें प्लेस बता रहा है इन द रूम। लेकिन यहां गौर कीजिए, कम इन, अंदर आ जाओ, तो कहां आ जाओ? कहां आ जाओ?
और जरा गौर करिए, यहां इन द रूम प्रीपोजिशन, सॉरी इन द रूम प्लेस बता रहा है, लेकिन यहां इन अकेले प्लेस बता रहा है। और डेफिनेशन के हिसाब से प्लेस टाइम बताने वाले जो शब्द होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। अब आप जरा गौर करिए, यहां इन द रूम ओवरऑल देखा जाए तो एडवर्ब है, क्यों? क्योंकि ये प्लेस बता रहा है। लेकिन ये जो इन है ये अकेले क्या है? प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये इस शब्द के पहले आया हुआ है और इस द रूम शब्द को पूरे सेंटेंस से क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, ठीक। अब कैसे कनेक्ट कर रहा है आप गौर करिए, इस इन शब्द को यहां से रिमूव करिए और जरा पढ़िए, वी आर द रूम। क्या ये मीनिंगफुल है? हम लोग रूम हैं? नहीं है ना, हम लोग रूम में हैं। तो अगर ये इन यहां पे नहीं होता, ये द रूम इससे कनेक्ट ही नहीं होता, ठीक ले। इसीलिए इसको हम लोग यहां पे कनेक्टर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कनेक्टर। और ये कनेक्टर कर क्या रहा है? एक नाउन के पहले लगा हुआ है। तो ये अपनी प्रॉपर्टी इसने शो कर दी कि मैं एक कनेक्टर का काम कर रहा हूं और एक नाउन के पहले लगा हूं, इसलिए मैं प्रीपोजिशन हूं। लेकिन ये देखिए, ये ना किसी को कनेक्ट कर रहा है ना ही किसी के पहले लगा हुआ है। तो फिर आप ये जो हमने प्रीपोजिशन का डेफिनेशन अभी पढ़ा, क्या उस डेफिनेशन को ये जस्टिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये अकेले ही क्या काम कर रहा है? एडवर्ब का। किसका काम कर रहा है? तो पहले एग्जांपल से हमें यह पता चला कि जरूरी नहीं है कि कोई शब्द अगर प्रीपोजिशन का काम करता है तो वह हमेशा प्रीपोजिशन का ही काम करेगा। तो सेंटेंस में, अंग्रेजी भाषा में यह बात हमेशा याद रखनी है कि जो शब्द जिस चीज का काम करता है ऐसा कभी जरूरी नहीं होता कि वो हमेशा उसी का काम करेगा। यूज के अनुसार उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे कभी ये कहता नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन अच्छे से पढ़िए, अकॉर्डिंग टू द यूज इन अ सेंटेंस, ठीक है। वर्ड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 8 डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस इन द सेंटेंस। सेंटेंस में यूज के अनुसार उसका नाम रखा गया है, ना कि वो पहले से है, ठीक है। चलिए अभी और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल रहा, अभी एक आध एग्जांपल और करते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग बिफोर का। देखिए, बिफोर का अर्थ होता है के पहले या से पहले। क्या अर्थ होता है इसका? के पहले या से पहले। अभी मैं आप लोगों को इसके लिए एग्जांपल्स दिखाता हूं कि क्या क्या काम कर सकता है ये। जैसे He came here before 10 o'clock। तो यहां पे अगर प्रीपोजिशन का जो डेफिनेशन है उसको देखा जाए तो ये इस शब्द के पहले लगा हुआ है। तो पहला ये डेफिनेशन तो करेक्ट कर रहा है ना कि मैं एक नाउन के पहले लगा हूं। दूसरा, ये कनेक्टर का भी काम कर रहा है कि अगर मैं इसको निकाल दूं तो इस 10 o'clock का यहां रिलेशन क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। कारण अगर मैं कहना चाहूं कि वो 10 बजे आया तो ही केम हियर एट 10 o'clock लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे बिफोर लगा रहा हूं तो ये सिद्ध कर रहा है कि वो 10 बजे नहीं आया है बल्कि 10 बजे से पहले आया है। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर एग्जैक्टली ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, फिर ये बता नहीं पाएगा। तो ये अभी फिर से उन दोनों डेफिनेशंस को क्या कर रहा है? डेफिनेशन के उन दोनों पॉइंट्स को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं कनेक्ट भी कर रहा हूं और ये शब्द के पहले आया हूं जिसको मैं रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। एक एग्जांपल यहां देखा जाए, I have never seen him before। अब देखिए, I have never seen him before, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। ये क्या बता रहा है? I have never seen him before। पहली बात, क्या इसके पहले कोई लगा है जिसको ये कनेक्ट कर रहा है? नहीं। तो पहले ही डेफिनेशन में मामला बिगड़ गया कि नहीं भाई, यहां पे ये किसी चीज को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि ये किसी चीज को ना कनेक्ट कर रहा है ना ही किसी चीज के पहले लगा हुआ है। तो प्रीपोजिशन के डेफिनेशन में ये फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन जरा गौर करिएगा,
आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, ये क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है प्लेस कि टाइम, टाइम बता रहा है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था वो प्लेस बता रहा था, ये क्या बता रहा है? और मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में बताया कि एडवर्ब्स टाइम, प्लेस, रीजन, बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो सेंटेंस में टाइम बताने वाला वर्ड, प्लेस बताने वाला वर्ड, रीजन बताने वाला वर्ड, मैनर बताने वाला वर्ड, सबके सब क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। तो ये क्या है? एडवर्ब है। अगेन जब ये अकेले आया तो क्या बन गया? एडवर्ब। और एक चीज ध्यान रखिए, ये यहां से लेके यहां तक मिलके भी तो वही काम कर रहा है ना, टाइम बताने का। तो ये कंप्लीटली यहां से लेके यहां तक जो है वो एक एडवर्ब ही है, लेकिन अकेले बिफोर यहां पे क्या है? प्रीपोजिशन है। लेकिन यहां पे बिफोर अकेले ही टाइम बता रहा है, यहां पे बिफोर अकेले टाइम नहीं बता रहा है। यहां पे टाइम ये 10 o'clock के साथ मिलके बता रहा है, जबकि यहां पे अकेले बता रहा है। तो ये अकेले ही क्या काम कर रहा है? एडवर्ब का। यहां बिफोर 10 o'clock एडवर्ब है, जिसमें बिफोर एक प्रीपोजिशन है जो 10 o'clock को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। लेकिन यहां बिफोर अकेले क्या कर रहा है? टाइम बता रहा है। एक और एग्जांपल से देख लिया जाए, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, एक वर्ब यहां पे है ना, हैड डाइड, और एक वर्ब यहां पे भी है। इससे एक बात साफ पता चलती है कि ये दो अलग अलग सेंटेंस, बिल्कुल दो, ये जो अलग अलग सेंटेंस हैं ये या दो अलग अलग क्लॉज कह लीजिए या दो अलग अलग सेंटेंस कह लीजिए। मैं अभी आप लोगों को लगे है तो ये भी बता ही दूंगा डिफरेंसेस। देखिए अब जरा गौर करिए, एक काम तो ये कर रहा है कि ये किसी चीज के पहले आया है, द डॉक्टर, लेकिन क्या ये द डॉक्टर अकेले है? नहीं, ये पूरा का पूरा तो सेंटेंस है ना, द डॉक्टर केम, और ये जो बिफोर है इस द डॉक्टर को सेंटेंस से नहीं जोड़ रहा है, ये पूरे के पूरे क्लॉज को इससे जोड़ रहा है। यानी एक क्लॉज जो है वो दूसरे क्लॉज से आपस में कनेक्ट हो रहा है। तो एक डेफिनेशन तो है कि ये किसी ना किसी चीज को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन दूसरा डेफिनेशन यहां पे ये सिद्ध कर रहा है कि ये किसी नाउन को कनेक्ट नहीं कर रहा है। किस चीज को कनेक्ट कर रहा है? कंप्लीट क्लॉज को। तो जब एक क्लॉज से दूसरे क्लॉज को, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जो कनेक्ट किया जाता है तो उसको कनेक्ट करने वाले को कंजंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंजंक्शन कहा जाता है। तो ये यहाँ पे एक्चुअली में काम कर रहा है जोड़ने का, लेकिन नाउन को नहीं, क्लॉज को जोड़ रहा है। इस नाते इसे हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? कंजंक्शन। यानी कि ये कनेक्टर्स की प्रॉपर्टी तो शो कर रहा है, लेकिन प्रीपोजिशन वाली प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, ये कंजंक्शन वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसलिए अब मैं बात कर रहा था सेंटेंस और क्लॉज की, तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि सेंटेंस और क्लॉज में एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। होते दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब हैं, लेकिन अगर अकेला है, जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट नहीं होता, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, तो ये अकेले अपने आप में क्या होता? सेंटेंस होता। द डॉक्टर केम, ये अकेले यूज होता तो ये भी अपने आप में क्या होता? सेंटेंस होता। लेकिन ये जो दोनों सेंटेंस हैं ये मिल गए और अब ये क्या कर रहे हैं? एक बड़ा सेंटेंस बना रहे हैं। समझ में आई बात? तो अब इसे हम यहां से शुरू मानेंगे और यहां पे फिनिश्ड मानेंगे। ठीक है, यानी ये एक सेंटेंस है जो यहां से शुरू हुआ है और वहां से, क्योंकि सेंटेंस की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो शुरू होता है तो खत्म भी होता है। क्लॉज की ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो शुरू होगा तो खत्म भी होगा, लेकिन सेंटेंस की ये प्रॉपर्टी है कि शुरू होगा तो खत्म भी होगा। तो यहां से ये शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए कि हमें बाहर से एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि वो कई सारे बड़े बड़े फ्लैट्स में बटा हुआ है, जिसका सब कुछ अपना है। जैसे मान लीजिए कि एक अपार्टमेंट में हम लोग जाते हैं तो बाहर से तो सिंगल बिल्डिंग नजर आती है, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि हर फ्लोर पे 3-3, 4-4, 5-5 फ्लैट्स हैं। हर फ्लैट का अपना पर्सनल दरवाजा है, अपना पर्सनल बेडरूम, बाथरूम, किचन, सब कुछ अपना है। समझ में आई बात? लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट हाउस नहीं है, वो एक बहुत बड़े हाउस का क्या है? हिस्सा है। तो क्लॉज और सेंटेंस में बस यही फर्क है कि वो बड़ी वाली बिल्डिंग सेंटेंस होती है और वो उसके अपार्टमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्लॉज होते हैं। अगर एक सिंगल घर भी होता किसी का तो उसमें भी वही सारी चीजें होती जो उस
फ्लैट में है। समझ में आई बात? उस फ्लैट में जो कुछ भी है वो एक सिंगल इंडिपेंडेंट हाउस में भी होगा, लेकिन सिंगल इंडिपेंडेंट हाउस अगर अलग होगा तो उसे सेंटेंस कहेंगे, और अगर वही सिंगल इंडिपेंडेंट हाउस कई सारे हाउस से कनेक्ट होकर एक बड़ी बिल्डिंग में बदल जाए तो अंदर से वो क्या बन जाएगा? क्लॉज। बाहर से वो सेंटेंस, अंदर से वो क्लॉज। तो ये देखिए, ये एक सेंटेंस ही है, ये भी एक सेंटेंस ही है, लेकिन चूंकि ये दोनों सेंटेंस मिलकर एक बड़ा सेंटेंस बना चुके हैं, इसलिए एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। तो कायदे से प्रीपोजिशन कंजंक्शंस जो होते हैं वो दो क्लॉजेज को आपस में कनेक्ट करते हैं और उस क्लॉजेज को जोड़ते जोड़ते एक बड़ा सा सेंटेंस क्रिएट करते हैं। तो हम जो समझने की कोशिश कर रहे थे वो ये कि यहाँ पे हमने देखा कि बिफोर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है और बिफोर 10 o'clock मिलकर एडवर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बिफोर अकेले ही एडवर्ब का काम कर रहा है, ये किसी के पहले आया ही नहीं है तो प्रीपोजिशन नहीं है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये दो सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या है? कंजंक्शन है। तो एक ही शब्द अलग अलग वाक्यों में अलग अलग काम कर रहा है कि नहीं? तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते समय हमें ये बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, या किसी भी शब्द को पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी शब्द पहले से किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं होता है। जब वो सेंटेंस में यूज किया जाता है तब उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन की तरफ। देखिए, प्रीपोजिशंस यूजुअली क्या काम करते हैं? प्रीपोजिशंस यूजुअली टाइम बताते हैं। क्या बताते हैं? टाइम। और प्लेस बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, स्पेस बताते हैं, रीजन भी बताते हैं, आपका रिएक्शन भी बताते हैं, माध्यम भी बताते हैं। एक आध एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक प्रीपोजिशन क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, देखिए टाइम का एग्जांपल अभी अभी हम लोगों ने देखा, बिफोर लगाया तो टाइम का काम कर रहा था। प्लेस का एग्जांपल हम लोगों ने देखा इन। अभी मैं आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनाऊंगा प्लेस वाला बताने के लिए, खूब अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा मैं। डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताइए, किसी ने कहा द ट्रेन इज गोइंग टू और टुवर्ड्स दिल्ली। द ट्रेन इज गोइंग टू और टुवर्ड्स दिल्ली। तो ट्रेन, अब जरा गौर करिएगा, ये टू या टुवर्ड्स दोनों में से जो भी हमने यूज किया वो किसके पहले यूज किया है? दिल्ली के पहले। तो ये वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। चलिए, तो द ट्रेन इज गोइंग टू और टुवर्ड्स दिल्ली। अब एक चीज ध्यान रखिए, चलिए वीडियो बन रहा है क्लास में तो उतना चलता है, उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हाँ बस थोड़ा सा हम लोग मेंटेन करेंगे। तो एक बात बताइए, ट्रेन किस तरफ जा रही है? दिल्ली की तरफ। तो ट्रेन का डेस्टिनेशन या डायरेक्शन दोनों क्या है? दिल्ली है। जब हम लोग यूज करते हैं टू, ध्यान से देखिएगा टू, तो ये डायरेक्शन के साथ साथ डेस्टिनेशन भी बताता है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कि मेरा डायरेक्शन भी दिल्ली है और डेस्टिनेशन भी दिल्ली है, लेकिन मैं टुवर्ड्स यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं? तो इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ ही आपको ये बता रहा हूं कि मेरा डायरेक्शन दिल्ली है, मैं दिल्ली ही जा रहा हूं, कि दिल्ली के पहले रुकूंगा, कि दिल्ली पार करके कहीं और जाऊंगा, ये आपको मैंने नहीं बताया। ठीक है, मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूं, इट डजंट मीन आई एम गोइंग टू द स्टेशन, इट मीन्स माई डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द स्टेशन। बट इफ आई यूज आई एम गोइंग टू द स्टेशन, इट मीन्स my direction as well as my destination is the station. Getting? Okay. तो ये हो गया डायरेक्शन। हमने प्लेस और टाइम को देखा ही था, लाइक इन। अगर मैं एक ही देखूं, देखिए he lives in Delhi, he lives in Delhi। वो कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। तो ये क्या बता रहा है? प्लेस बता रहा है ना।
तो दिल्ली के पहले हम लोगों ने टू और टूवर्ड्स लगाया तो ये क्या बन गया, डेस्टिनेशन या डायरेक्शन। और वहीं दिल्ली के पहले इन लगा दिया तो ये बता रहा है वहीं पे रहते हैं, प्लेस बताने लगा। ठीक है, he works from morning to or till evening। अब देखिए, वह सुबह से लेके शाम तक काम करता है, वह सुबह से लेके शाम तक काम करता है। तो टू और टिल और इधर क्या लगा है, फ्रॉम, ये टाइम ही तो बता रहा है ना। यहां पे टू क्या बता रहा था, डायरेक्शन या डेस्टिनेशन, लेकिन यहां पे टू क्या बता रहा है, टाइम। तो एक ही प्रीपोजिशन मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। एट, इन, ऑन, प्लेस भी बताते हैं, टाइम भी बताते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। प्रीपोजिशंस का दायरा बहुत बड़ा है। कई बार आपको वही सेम प्रीपोजिशन अलग अलग वर्ड्स के साथ मिलेगा तो उसका मीनिंग भी बदल देता है, जिसे हम लोग फ्रेजल वर्ब के रूप में, प्रीपोजिशनल वर्ब के रूप में पढ़ेंगे आगे, वो अभी आगे का पार्ट है। तो हमने क्या देखा, द ट्रेन इज गोइंग टू और टुवर्ड्स दिल्ली। यहां पे अच्छा, he lives in Delhi और he works from morning till और to evening। तो यहां टाइम बता रहे हैं, यहां प्लेस बता रहे हैं, और यहां पे बिल्कुल हम लोग स्पेस भी बता सकते हैं। जैसे देखिए, द बुक्स आर ऑन द टेबल। किताबें कहां पर रखी हुई हैं, प्लेस कम स्पेस, मतलब ये आपका स्पेस हो गया ना, ये बड़ा सा टेबल का स्पेस हो गया, इसी पे कई सारी किताबें रखी हुई हैं। ठीक है, तो यहां पे ये क्या बता रहा है, स्पेस बता रहा है। ठीक, अब बात कर लेते हैं रीजन की। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फॉर, के लिए या क्योंकि, तो ये रीजन बताने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद रिएक्शन, जैसे ही वॉज सरप्राइज्ड और ही वॉज शॉक्ड, यस, एट हिज क्रूअल बिहेवियर, वो उसके निर्दयी व्यवहार पर क्या था, शॉक्ड था। उसके बाद मीन्स, हम लोग याद करिए, हम लोग एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं बाई, जैसे बाई बस, यात्रा का साधन बताते हैं। उसके साथ विथ अ नाइफ, ही किल्ड अ टाइगर विथ अ नाइफ, उसने टाइगर को किस चीज से मार दिया, चाकू से मार दिया। तो उसने किस चीज, क्या साधन यूज किया, आई गो देयर बाई बस, मैं क्या साधन यूज करता हूं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग के लिए भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशंस के बहुत सारे इस्तेमाल है, जिसमें कि टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, स्पेस, रीजन। ठीक, जैसे ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो किसके लिए मर गया, तो उसके मरने का रीजन क्या था, उसका देश। चलिए, आज हम लोग एक प्रीपोजिशन का टाइप पढ़ेंगे, जिसमें हमने क्या क्या, इसके बाद अभी मैं आप लोगों को कुछ कुछ एग्जांपल्स दे लूंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस पढ़ाऊंगा। इसके बाद प्रीपोजिशन के बारे में ऐसी चीजें भी बताई जाएंगी जिसमें एक ही प्रीपोजिशन अगर अलग अलग सेंटेंस में आए तो क्या डिफरेंसेस होते हैं, एक ही सेंटेंस में अलग अलग प्रीपोजिशन आए तो क्या होगा, यानी सेम प्रीपोजिशन अलग अलग सेंटेंस में आए तो मीनिंग चेंज, और सेम सेंटेंस में अलग अलग प्रीपोजिशन आए तो मीनिंग चेंज। एक ही वर्ब के साथ प्रीपोजिशन बदल दिया जाए तो भी मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो एक एग्जांपल आप लुक का देख लीजिए। लुक का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, देखना, लेकिन अगर आप, अच्छा, देखने के अर्थ में आप इसके साथ एट लगाते हैं, लुक एट। लेकिन अगर आपने जैसे ही प्रीपोजिशन चेंज किया, आपने कहा लुक फॉर, लुक इनटू, लुक आफ्टर, तो इसका मीनिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लुक एट यानी किसी चीज को देखना, लेकिन लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, ढूंढना। लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट, और लुक आफ्टर, यस, टेक केयर ऑफ। तो आप देख सकते हैं
कि जैसे ही मैंने एक वर्ड के साथ क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट प्रेपोजिशंस यूज किए, उसका मीनिंग भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो प्रेपोजिशन बहुत सारे काम करेगा। एक तो टाइम, प्लेस, रीजन सब बताएगा ही बताएगा। अगर एक ही वर्ड के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन आ जाए तो मीनिंग चेंज, एक ही सेंटेंस में अलग अलग प्रेपोजिशन आ जाए तो मीनिंग चेंज, और एक ही प्रेपोजिशन अलग अलग सेंटेंस में इस्तेमाल कर दिया जाए तो भी प्रेपोजिशन का क्या होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, या यूं कहिए उसके यूजेस बहुत सारे हैं। तो प्रेपोजिशन जो है वो सबसे ज़्यादा अलग अलग प्रकार से यूज किया जाने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच है या हो सकता है। चलिए आज मैं आप लोगों को प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ा रहा हूं। किसके बारे में? यस, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था। अभी देखिए, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस समझना हो तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक 3D डायग्राम के अंदर हैं। क्या है? 3D। अच्छा, हम लोग जिस कमरे में हैं इसका 3 डायमेंशन है ना, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, ठीक है? यस। तो अगर हम लोग 3D डायग्राम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एक क्यूब या क्यूबॉइड आता है। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर प्रेपोजिशंस आपको इसके माध्यम से समझा सकूं, या इसके अलावा भी कुछ डायग्राम आपको बना के मैं दिखाऊंगा। देखिए, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस। अगर आप किसी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं तो क्या यूज करते हैं? इन। लेकिन क्या आप पहले से उसके अंदर ही थे? बाहर से अंदर आए होंगे। तो जब आप पहले से अंदर मौजूद होते हैं तो क्या लगाते हैं? इन। लेकिन जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो क्या लगाते हैं? आप लगाते हैं इनटू। वी आर इन द रूम बट ही केम इनटू द रूम। वी आर इन द रूम बट ही केम इनटू द रूम। ठीक है। अब एक बात जरा बताइए, आप अंदर हैं लेकिन आप बाहर से अंदर आए होंगे, तो फिर आप अंदर से बाहर भी तो जाएंगे ना, कि अंदर ही रहेंगे? अंदर से बाहर भी जाएंगे। तो जब आप बाहर जाएंगे तो क्या यूज करेंगे? आउट या आउट ऑफ। अब आप लोग सोच रहे हैं आउट और आउट ऑफ दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जब आप सिर्फ ये कहेंगे कि मैं बाहर जा रहा हूं, आई एम गोइंग आउट, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं कमरे से बाहर जा रहा हूं, आई एम गोइंग आउट ऑफ द रूम। उसी तरीके से इन और इनटू में भी डिफरेंस है। ही इज कमिंग इन, वह अंदर आ रहा है, ही इज कमिंग इन टू द रूम। समझ में आई बात? तो ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो आप जरा गौर करिएगा, ये सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन, ये दो डबल वर्ड प्रीपोजिशन हैं। तो वी आर इन द रूम, ही केम इन टू द रूम एंड ही वेंट आउट ऑफ द रूम। हम लोग कमरे में हैं, वो कमरे में आया और वो कमरे से बाहर चला गया। ये तो रही बात 3 डायमेंशनल स्पेस के भीतर की बात। तो 3 डायमेंशनल स्पेस का ऊपरी भाग वगैरह भी तो होगा, वॉल्स होंगे, सीलिंग होगा, रूफ होगा। तो अगर आप किसी चीज के सतह के ठीक ऊपर होंगे, उसके सटे हुए, लाइक ये सारे चॉक्स मेरे हाथ के ऊपर हैं और सटे हुए भी हैं, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? ऑन। क्या यूज करूंगा? ऑन। लेकिन अगर यही बाहर किसी नीचे से ऊपर उठा के या किसी ऊपर से किसी सतह पर अगर गिर जाए, मान लीजिए ये जमीन है, गिर गया, मान लीजिए यहां से कोई चीज नीचे गिर गया, या मैंने कोई चीज नीचे से उठा के इसके ऊपर टेबल के ऊपर रख दिया, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इसके लिए यूज करेंगे ऑन टू। क्या यूज करेंगे? ऑन टू। यस। तो अगर आप इनटू और ऑन टू को कंपेयर करते हैं और इन और ऑन को कंपेयर करते हैं, तो इन और ऑन को कंपेयर करते समय आपको पता चलता है कि चीज पहले से ही अंदर है या चीज पहले से ही किसी चीज के ऊपर है। लेकिन इनटू और ऑन टू को कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलता है कि चीज मोशन के साथ बाहर से भीतर आई है या किसी चीज के ऊपर आके रखी गई है या गिरी है मोशन में। अब जरा गौर करिएगा, हर चीज का अपोजिट रिएक्शन भी होता है। ये अंदर था, ये बाहर से अंदर आया, तो फिर अंदर से बाहर गया। तो किसी चीज के ऊपर आप आके रखते हैं या गिरते हैं, तो हो सकता है किसी चीज के ऊपर से नीचे भी गिरे। ऐसा हो सकता है ना कि आप ऊपर से नीचे भी गिरे। मान लीजिए आप किसी घोड़े पे बैठे हैं, साइकिल पर बैठे हैं, बस के ऊपर बैठे हैं और नीचे क्या हो गए? गिर गए। तो किसी चीज के ऊपर से गिरते हैं तो आप लगाते हैं ऑफ। क्या लगाते हैं? ऑफ। ही फेल ऑफ द हॉर्स। ही फेल ऑफ द हॉर्स। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, केवल गिर जाना
मतलब अरे वो नीचे गिर गया, ही फेल डाउन, ही फेल डाउन, लेकिन वह घोड़े पर से नीचे गिर गया, ही फेल ऑफ द हॉर्स। वो कहां गिरा तो डाउन, लेकिन कहां से गिरा, और मुझे वह जमीन पर गिर गया, ही फेल ऑन टू द ग्राउंड। तो वह नीचे गिरा, ही फेल डाउन, वह घोड़े पर से नीचे गिरा, ही फेल ऑफ द हॉर्स, और वह जमीन पर गिर गया, ही फेल ऑन टू द ग्राउंड। समझ में आई बात? तो थोड़ा थोड़ा मतलब बदल देते हैं तो प्रीपोजिशन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो ये तो आपने देखा, इन, ऑन, इनटू, ऑन टू, ऑफ, आउट ऑफ, ये देखा आपने, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना ऑन और ऑफ, जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं फिर स्विच ऑफ करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी तरीके से इन और आउट, अंदर आते हैं तो बाहर जाते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। ऑन का अपोजिट ऑफ और इन का अपोजिट आउट, तो यहां इन का अपोजिट आउट, यहां ऑन का अपोजिट ऑफ। अच्छा, अपोजिट शब्द भी अपने आप में एक प्रीपोजिशन ही है। जब दो लोग आमने सामने एक दूसरे के सामने चेहरा करके बैठे रहते हैं तो क्या होते हैं, अपोजिट। बिल्कुल। अब जरा गौर करिए, सपोज करिए ना आपके पास एक सीढ़ी है, आप सीढ़ी ना दीवार पे ऐसे लगा के रखे हैं, या आप खुद ही दीवार में से सट के, तो मैं सीढ़ी दीवार से सटा के रखी हुई है, या मैं दीवार से ऐसे सटा के खड़ा हूं, तो मैं कौन सा प्रीपोजिशन यूज करूंगा? मान लीजिए एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी को क्या बोला जाता है, लैडर, और वो जो स्टेप स्टेप होकर के जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्टेयर्स। उसके लिए भी प्रीपोजिशन है। मान लीजिए कि किसी के घर में सीढ़ी है और कोई ऊपर रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं अप स्टेयर्स, कोई ऊपर है बोलते हैं नीचे है, डाउन स्टेयर्स। यस। तो अगर मैं कहूं कि सीढ़ी दीवार से सटा के रखी हुई है तो कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे इसके लिए, अगेंस्ट, अगेंस्ट द वॉल। क्या कहेंगे, द लैडर इज अगेंस्ट द वॉल। सीढ़ी कहां है, दीवार के अगेंस्ट में रखी हुई है, ठीक है। चलिए, अच्छा घर है, मान लीजिए ये घर है, तो घर का दरवाजा भी तो होगा ना। तो आप, कोई व्यक्ति घर के अंदर है, कोई व्यक्ति घर के बाहर है, हो सकता है कोई दरवाजे पे ही खड़ा हो, अब दरवाजे के ऊपर लटक के नहीं खड़ा हो, दरवाजे के पास खड़ा हो। आप किसी को कोई पॉइंट बताते हैं, मैं ट्रैफिक लाइट के पास हूं, मैं स्टेशन के पास हूं, मैं स्कूल के पास हूं, इट मीन्स के पास का मतलब मैं स्कूल पर हूं। तो वो आपको पूरे शहर का वो बिंदु बता रहा है जिस बिंदु पर वो मौजूद है। आई एम एट स्कूल, आई एम एट कॉलेज, या एट द स्कूल, या एट द कॉलेज, एट द स्टेशन, एट योर डोर। ये बता रहा है कि उस पूरे बड़े से स्पेस में कौन से पॉइंट पर मैं मौजूद हूं। एट एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो टाइम और प्लेस दोनों में सबसे छोटा वाला बिंदु बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैं पूरे शहर में किसी व्यक्ति को पूछ रहा हूं कि तुम कहां हो भाई, तो कह रहा मैं स्टेशन पर हूं, हाँ मैं स्टेशन पर हूं, तो वो क्या बोलेगा, आई एम एट द स्टेशन। मैं एयरपोर्ट पर हूं, आई एम एट द एयरपोर्ट। मैं हॉस्पिटल के पास हूं, इट मीन्स आई एम एट द हॉस्पिटल। मैं ट्रैफिक लाइट के पास हूं, मैं एट द ट्रैफिक लाइट। यानी वो उस बिंदु को बता रहा है जिस बिंदु पर वो वर्तमान में मौजूद है। समझ में आई बात? तो मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि कहां हो, तो आपने कहा तुम्हारे दरवाजे पर हूं, तो क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। समझ में आई बात? अब जरा गौर करिए, मान लीजिए कि आप अपने घर से निकले स्कूल जाने के लिए। कहां जाने के लिए, स्कूल। ये मान लीजिए ये प्लेस है, स्कूल है, ये क्या है, स्कूल है। तो जब आप घर से जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, घर से जा रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। और फ्रॉम का जोड़ीदार होता है टू, टाइम बताने में भी और प्लेस बताने में भी। तो कहां जा रहे हैं आप, स्कूल। तो मैं घर से स्कूल जा रहा हूं, तो घर से टू और स्कूल, सॉरी घर से फ्रॉम और स्कूल टू। और मैं कह रहा हूं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मैं स्कूल ही जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, स्कूल की तरफ जा रहा हूं। तो मैं यहां क्या यूज करूंगा, तो टू और टुवर्ड्स। समझ में आ रही है बात, टू और टुवर्ड्स। कहीं से निकलेंगे तो फ्रॉम, कहीं पर जाएंगे तो टू, और जिस उस डायरेक्शन में जाएंगे तो टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, अभी मैं इसमें और सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को।
चलिए